अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अली अलजेब्रा लेक्चर नंबर 9। इसमें आज जो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है वो है ग्राहम श्मिट प्रोसेस। और ये देख लें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कई बार टॉपिक समझ भी आ जाता है लेकिन ये नहीं क्लियर होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहले इस चीज़ को समझना है हमने इसमें करना क्या है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात होगी और ये आपके पास पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, 8th एडिशन और 7th एडिशन के पेज नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि एक बेसिस आपके पास गिवन होगा और दिमाग में रखें अब वी आपके पास जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, उससे भी ऊपर निकल गया मामला। जो इनर प्रोडक्ट की 4 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी वो इसके ऊपर डिफाइंड है। नाउ इट्स एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक बेसिस दिया हुआ है और बेसिस अब आपके टिप्स पे होना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन, ठीक हो गया। और उसके बाद उसने कहा है कि अगर ये बेसिस ऑलरेडी गिवन है, इसको प्रूव नहीं करना, बेसिस ये है। अब वो कहता है कि इस बेसिस को सामने रखे हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्थोगोनल बेसिस में। ऑर्थोगोनल बेसिस में एक्चुअली तो वैसे हमने ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में करना है। अब ये पहले देखें, रिकॉल कर लें, वही मैं कहता हूँ ना, पीछे से अगर क्लियर हो तो इसका कोई मसला नहीं है। अगर पिछला क्लियर नहीं है तो ये प्रॉब्लम दे रहा होगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दो डिफरेंट वेक्टर्स लें तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो। दो डिफरेंट वेक्टर्स लें, ये देख लें, आई इज नॉट इक्वल टू जे लिखा हुआ है, तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो। ऑर्थोनॉर्मल होता है कि ऑर्थोगोनल तो वो है ही और सबका नॉर्म 1 के बराबर है। अब देखें, इन सब का नॉर्म 1 है और यही मैंने तरीका बताया था, एक वेक्टर को उसी के नॉर्म पे डिवाइड करें तो ओवरऑल जो चीज आती है उसका नॉर्म 1 होता है। यहाँ पे अगर मैं नॉर्म लेता हूँ तो नॉर्म नीचे वाले का नहीं ऊपर वाले का होगा, तो जो v1 नॉर्म ओवर v1 नॉर्म वो 1 हो जाता है। ये तो बड़ा मैंने क्विकली बोल दिया लेकिन ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। अब मैं दोबारा यहाँ से पढ़ता हूँ। उसने कहा कि बेसिस दिया हुआ है और एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का बेसिस दिया हुआ है। वो कहता है कि हाउ टू प्रोड्यूस एन ऑर्थोगोनल बेसिस, ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। उसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए ऑर्थोगोनल बेसिस आप कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट वेक्टर्स लें तो उनका आपके पास इनर प्रोडक्ट जीरो होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब ये आई और जे क्या है, यहाँ से देख लें 1 से लेके n तक आई, यहाँ पे देख लें ये लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से 1 से लेके n तक ये जो जे साहब हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है ये इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है और ये जीरो के बराबर होगा व्हेन इंडिसेस आर डिफरेंट। और जैसा मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स तो होता ही लॉजिक बेस्ड है। अब आप कहेंगे जी दोनों इंडिसेस सेम क्यों नहीं हो सकते, तो वो देखें, आपने पढ़ा था कि अगर एक ही वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट लेंगे तो उसके नॉर्म का स्क्वायर होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि जो बेसिस वेक्टर होते हैं ये वाले या ये वाले बेसिस वेक्टर्स जो होते हैं उनमें जीरो वेक्टर नहीं आता। अब ये सारा पिछला है। अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है तो पिछले लेक्चर्स में ही देखें, और मैं अपने लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, कोई और रेफरेंस नहीं दे रहा। तो इसने कहा जी कि ऑर्थोगोनल बेसिस बनाने हैं, उसके बाद कहता है विच कैन बी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब है कि अब इन सब वेक्टर्स की नॉर्म 1 करना है, मैं लेंथ भी नहीं कह रहा, नॉर्म को 1 करना है और सिंपल ये है कि उनके नॉर्म पे डिवाइड कर दें, नॉर्मलाइज करके ऑर्थो नॉर्मल बेसिस प्रोड्यूस करना है। अभी वही चीज होगी, कोई दो आप ले लें तो उनका जो आपके उसमें इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा और सबका नॉर्म 1 होगा, क्योंकि हर वेक्टर को उसके नॉर्म पे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर इज इक्वल टू 1 इन एडिशन टू ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल में नॉर्म भी 1 होता है और इसके अलावा ऑर्थोगोनल भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन। अब ये किस तरह से करना है, अब जरा आगे चलते हैं। ये कहता है रिकॉल फॉर अ यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। अब देख लें, ये तो आपने प्रूव भी कर दिया था, डॉट प्रोडक्ट को ही यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहते हैं और ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में आपके ऑर्डिनरी वेक्टर्स होते हैं। आपने ये प्रूव किया था, प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए इज यू डॉट ए टाइम्स ए डिवाइड बाय नॉर्म ए स्क्वायर। अब अगर ये दिमाग से निकल गया है तो ये आपका जो लेक्चर 8B था, मैं 8B कह रहा हूँ, वीडियो लेक्चर भी देख लीजिएगा, 8B की स्लाइड नंबर 2 वहां पे किया था। और फिर हमने कहा था कि जो वेक्टर प्रोजेक्शन बनती है, ये जो कंपोनेंट ऑफ यू है, परपेंडिकुलर टू ए कह लें या ऑर्थोगोनल टू ए, यहाँ पे सेम है क्योंकि ऑर्डिनरी वेक्टर्स हैं। तो जो वेक्टर प्रोजेक्शन बनेगी यू की विच इज परपेंडिकुलर टू ए, वो ये थी, मतलब है कि ये वाली जो प्रोजेक्शन थी इसको यू में से माइनस करके, अब ये सारा पहले हुआ हुआ है, ये था u माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग ए और प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग ए ये थी, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। देखें, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ही हमने जनरलाइज करना है तो ग्राहम श्मिट प्रोसेस बनेगा। अब हम बात करने लगे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की। अब वो कहता है अगर v1 v2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, अब v1 v2 क्योंकि आपके पास जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस में है तो हो सकता है ये ऑर्डिनरी वेक्टर्स हो सकता है ये मैट्रिसेस हो सकता है ये पॉलिनोमियल्स हो सकता है ये फंक्शंस हो, कोई भी चीज जो कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, पहले वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज, फिर 4 प्रॉपर्टीज इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो और वो कहता है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस
और कोई u उसमें बिलोंग कर रहा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में u बिलोंग कर रहा है और सच दैट कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है u का वो v1 के अलोंग है। तो फिर जो v2 साहब होंगे ना वो इसके बराबर होंगे u माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v1। अब ये मैं पहले ही बोल दूं, ये वाकई नहीं समझ आएगा। हमें अल्लाह का शुक्र अब इतना हो गया तजुर्बा कि कौन सी चीज स्टूडेंट्स को समझ आएगी कौन सी नहीं। इसका प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड पे किया हुआ है। और दूसरी चीज उससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले बोलने लगा हूं, अगर ये मैट्रिसेस है मैं ड्रॉ कैसे करूं, इसी तरह से अगर ये मतलब कि पॉलिनोमियल्स में ड्रॉ कैसे करूं, ऑर्डिनरी वेक्टर्स को कम से कम हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देख लें, हम ऑर्डिनरी वेक्टर्स ही बनाएंगे समझने के लिए कि ये फार्मूला कैसे आ रहा है, लेकिन इन जनरल ये ऑर्डिनरी वेक्टर्स होने जरूरी नहीं है। दोबारा सुन लें, हम ऑर्डिनरी वेक्टर्स को ही ड्रॉ करके इस फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर जो एंट्रीज हैं u v1 जो भी हैं और ये v2, ये ऑर्डिनरी वेक्टर्स होने जरूरी नहीं है। अब बेशक कॉपी पेंसिल रख के आप इसको नोट कर लें, क्योंकि मैं तो वापस नहीं आ सकता अगली स्लाइड से, लेकिन इतना दिमाग में रख लें, एक आपके पास है जी इनर प्रोडक्ट स्पेस, यू साहब उसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है जी। और फर्दर वो कहता है जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है यू की, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से मुराद की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह लें आप, जो आपके पास यू का है वो v1 के अलोंग है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपके पास यू का है v1 के अलोंग है, विच इज OP। ये आप लिख लें, दिमाग में रख लें, इसको बेस बना के हम आगे जाने लगे ताकि देख सकें ये फार्मूला कैसे आता है। और देख लें, अगर मैं टिपिकल तौर पर पढ़ाता, टिपिकल से तौर से मेरी मुराद के वो जो तरीका होता है, अच्छा जी अब देख लें, पहले हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो अब आप इनर प्रोडक्ट कर दें, ये प्रोजेक्शन अलोंग ए थी अब v1 है, या ये समझ लें कि आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप इनर प्रोडक्ट ले लें, ये अलोंग ए था तो यहाँ पे v1 आ गया, यहाँ पे ए तो ए, यहाँ पे v1। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि आपके पास जो था डॉट प्रोडक्ट था तो यहाँ पे अब आपके पास इनर प्रोडक्ट है, बाकी फार्मूला वही है। तो देखें इस तरह भी किया जा सकता था, लेकिन मैं वही चाहता हूँ कि आपको इसका प्रूफ आए, बजाय कि हम उसको देख के तो इसको पकड़ के जनरलाइज कर दें। लेकिन अब ऐसे क्यों लिखा हुआ है, वही कि अगर ये नहीं समझ आया तो इसको तो फिर सोचे भी ना कि समझ आ सकता है। अगर किसी वजह से ये समझ नहीं आया हुआ, या आपने नहीं पढ़ा हुआ, या रिवाइज की हुई देर होगी, तो पहले इसको देख लें कि ये कैसे आया था, उसके बाद इसका पता लगेगा। यानी अगली स्लाइड पे जाने से पहले प्लीज इसको पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लें। अब चलते हैं, और आगे जाने से पहले फिर मैं वही बात करने लगा हूं कि ये जो ओपी प्रोजेक्शन है यू की, दैट इज अलोंग v1। अब आगे चलते हैं, ये देखें जी, ये है जी यू साहब। और मैंने कहा था कि वैसे तो इन जनरल ये कुछ भी हो सकता है, हम ऑर्डिनरी वेक्टर्स ड्रॉ करके फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ये फार्मूला था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें, v1 v2 आपस में ऑर्थोगोनल हैं, और ग्राहम श्मिट क्या करेगा, हालांकि ये अभी नहीं होगा, अभी इंट्रोडक्शन है, अगले लेक्चर में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम समझ लें कि क्या होगा। समझ लें क्वेश्चन ये कि v1 भी गिवन है, u भी गिवन है, ध्यान से सुने, v1 भी गिवन है, u भी गिवन है, और साफ नजर आ रहा है v1 u आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है। ऑलरेडी वेक्टर्स हैं, चलो परपेंडिकुलर नहीं है। प्रॉब्लम ये होगी कि v1 u गिवन है, आपने v1 v2 निकालने सच दैट v1 v2 ये ऑर्थोगोनल होंगे। फिर सुन लें, v1 u गिवन होंगे और v1 v2 निकालने सच दैट कि v1 और v2 ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। और हमने देखें पिछली स्लाइड पढ़ा था कि u साहब जो है उनकी एक प्रोजेक्शन है जिसको OP कहते हैं, एंड OP इज अलोंग v1। और अगर ये v2 है तो ये भी v2 है, एज लॉन्ग डायरेक्शन इज सेम, लेंथ इज सेम, बोथ वेक्टर्स आर v2। अब v2 किसके बराबर है, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही थी कि v1 गिवन था, u गिवन था, v1 और u आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन v1 v2 ऑर्थोगोनल है। हाउ टू फाइंड v2, ये है जी प्रॉब्लम इन शॉर्ट ग्राहम श्मिट की। ना पता लगे दोबारा सुन लीजिएगा। अब निकालना कैसे है, देखें सबसे पहले देखें u साहब जो है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, OP का और v2 का, ये लिखा हुआ है। u जो है पहले यहां से देखें, ये OP, ये उसके बाद v2 ये, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या तो डायरेक्ट पहुंच जाएं, या पहले OP के लॉन्ग ट्रेवल कर लें, फिर ये v2 के लॉन्ग ट्रेवल कर लें। अब OP साहब जो है इसको kv1 लिखा हुआ है, क्यों, ये भी हमने कई बार देखा है कि जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, देन दे आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, तो आप OP को kv1 लिख सकते हैं। अब तो v2 निकल सकता है, v2 सिंपली आप यहाँ पे देख लें, OP या kv1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे देख लें v2 आपके पास आ जाएगा, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो u माइनस OP, और OP साहब थे kv1, ये नीचे भी लिखा हुआ है। अब सिर्फ हमें अगर k मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करें, इसका तो प्रूफ करना है ना, सारा वही है। ये k साहब जो है ना, ये इसके बराबर है, ये ऊपर देखें ये निकाला हुआ है, वही निकालना है। आगे वही तरीका है जो पहले किया था, इसलिए मैंने कहा था बेहतर था उस पर वाइज कर लें, लेकिन देख लें कॉमन सेंस यूज करें, रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक समझें। मैंने बेशक यहाँ पे ऑर्डिनरी वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना, अब आपने इनर प्रोडक्ट लेना है। क्यों लेना है, के निकालने के लिए। क्या टेक्निक थी, मैंने कहा था के के साथ वाला जो वेक्टर है
तब याद करें ए था, तो हमने ए से डॉट लिया था। अब के के साथ बोला V1 है। अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो अब आपने इनर प्रोडक्ट लेना है। तो V1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, जो के साथ वाला वेक्टर है उसके साथ इनर प्रोडक्ट ले लें। तो ये देख लें V2 के साथ लेंगे ये आ जाएगा, U के साथ लेंगे ये आ जाएगा। ये लिखा हुआ है टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स बाय V1। इसी तरह से जब इसके साथ लेंगे तो माइनस के तो वैसे कांस्टेंट है, -1 तो पहले लिखा हुआ है बाहर, के V1 के साथ V1 को लें। और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये के साहब जो हैं ये इनर प्रोडक्ट स्पेस से बाहर आ जाते हैं। पहले ये स्टेप देख लें, ये जीरो कैसे हो गया? ये इसलिए कि V1 V2 ऑर्थोगोनल है। अब ये तो ऑर्डिनरी वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं तो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर सेम है, लेकिन V1 V2 ऑर्थोगोनल हैं। एक चीज ये चीज रह गई। और अब यहाँ पे देख लें, ये इनर प्रोडक्ट जो होता है, हमने कहा था ये सिर्फ एक रियल नंबर होता है। ये सारा पिछले आपके लेक्चर में से आ रहा है, रियल नंबर होता है। अब इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे देख लें प्लस हो जाएगा। इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो गया, ये चीज ये लिखी हुई है। अब क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो यहाँ से देख लें, इनर प्रोडक्ट में से के जो है बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। और अब मैंने पहले भी आपको लॉजिक बताई थी, फिर सुन लें कि रटा नहीं लगाना जी, के साथ वाला वेक्टर उससे इनर प्रोडक्ट लिया है। वो इसलिए लेते हैं कि जब एक ही वेक्टर का उसी से इनर प्रोडक्ट लेंगे तो उसके नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक स्केलर चीज आएगी, उससे फिर आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ और के साथ निकलाएंगे। तो ये जो चीज है ये V1 नॉर्म का स्क्वायर है। ये जो चीज है जो V1 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ ही है, ये V1 नॉर्म का स्क्वायर है। इसको उठा के इसके नीचे ले जाएं तो के साहब इसके बराबर आ गए। अब ये जो के है ना, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना 1 में, यानी कि यहां पर। अब देख लें ठीक किया हुआ है कि नहीं। V2 ये लिखा हुआ है, U ये लिखा हुआ है, माइनस ये लिखा हुआ है। ये सारे का सारा जो के है विच इज इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद V1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये लिखा हुआ है और ये V1 ठीक हो गया। ये चीज है जी प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V1। कौन सी वाली? माइनस के अलावा कह रहा हूं, जैसे आपने पहले पढ़ा था ना प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग, तो वो था U डॉट ए, लेकिन ये है U V1 यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 V1। और वो था टाइम्स है, यहाँ पे टाइम्स V1 है, नीचे आता था नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर। सिर्फ ये वाली जो चीज आपके पास आ रही है, ये है जी प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V1, यानी कि कौन? अपना OP। ये देख लें, यही था ना के V1, तो ये तो है वो, माइनस को छोड़ के OP की बात कर रहे हैं। तो अब फार्मूला क्या डेवलप हुआ? फार्मूला ये डेवलप हुआ कि अगर आपने V2 निकालना है तो U में से वो प्रोजेक्शन U की माइनस कर दें विच इज अलोंग V1। फिर सुन लें, आपने V2 निकालना है तो U में से U की वो वाली प्रोजेक्शन माइनस कर लें विच इज अलोंग V1। इसको पढ़ना भी ऐसी है, V2 is equal to U माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V1। कैसे पढ़ना है? V2 is equal to U माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V1। तो ये लेंगे, ड्राइव हो गया। अब आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे भाई? V1 V2 तो आ गए, अब V1 V2 आपके पास मौजूद है, एक तीसरा कोई V साहब है, जो कि V साहब जो है ना V1 के ऑर्थोगोनल है ना V2 के। तो V की जगह V3 करेंगे और V3 जो होगा V1 V2 दोनों के ऑर्थोगोनल होगा। इसकी ज्यादा डिटेल अगली स्लाइड पे है, आगे चलते हैं। ये पहले इसको रिवाइज करें, देखें बैकग्राउंड रिवाइज हो रही है। ये रिकॉल करें, ये आपके पास था यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, ये था यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। वो कहता है स्पैन करता है एक्स वाई प्लेन। क्यों? ये होता है जी एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट 0। अब अगर यहाँ से मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देख लें, जो आपके पास फर्स्ट प्लेस है उसमें जो एक्स का आपके पास कोफिशिएंट है दैट इज 1, आगे एक्स का कोफिशिएंट 0, उसके आगे फिर 0 प्लस। यहाँ पे देख लें, इधर y कॉमन में लेता हूं तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपके पास जो है ये देख लें y का कोफिशिएंट 0 विच इज दिस वन, यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे 0, ये आपके पास आ गया। अब देख लें कोई भी वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन में दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2। अब देख लें कंफ्यूजन हो जाए कि पहले तो E1 E2 E3 करते थे, भाई वो था एक्स वाई जेड, वो आप 3 डायमेंशनल स्पेस में लेते थे। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में है, ये असल में 3 कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है जिसमें जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में इसलिए वो 0 है। यहाँ से पढ़ लें, वो कहता है स्पैन करेगा एक्स वाई प्लेन, ये दोनों वेक्टर स्पैन करेंगे एक्स वाई प्लेन बिकॉज एनी वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटन एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर सम। अब इसको हम यू एक्सटेंड करने लगे हैं। अब सपोज करें यहाँ पे एक डब्ल्यू प्लेन है, मुझे नहीं पता अब ये कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है कोई और है, डब्ल्यू प्लेन है, ठीक है जी। अब दो वेक्टर्स हैं, एक है जी आपके पास V1, एक है V2, ये भी ऑर्थोगोनल है, बिल्कुल इसी तरह जैसे E1 E2 ऑर्थोगोनल थे, इनको अब मैं ऑर्थोगोनल ही कहूंगा। जैसे कोई भी वेक्टर XY प्लेन में E1 E2 का लीनियर कॉम्बिनेशन था, इसी तरह से कोई भी वेक्टर W प्लेन में V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर सुन लें,
जैसे XY प्लेन में कोई भी वेक्टर E1 E2 का लीनियर कॉम्बिनेशन था, इसी तरह से कोई भी वेक्टर जो आपके पास होगा लाइक दिस OP lies in W, so OP will be the linear combination of V1 V2 क्यों? वो कहता है सिमिलरली इफ V1 एंड V2 आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स स्पैनिंग अ प्लेन W, जब ये V1 V2 प्लेन W को स्पैन कर रहे हैं तो W प्लेन में जो भी वेक्टर होगा वो V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब ये W प्लेन है, ठीक है जी। V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, साथ V गिवन है, V स्पेस से बना हुआ है। लेकिन V साहब जो है ना V1 के ऑर्थोगोनल है, V साहब जो है ना V2 के ऑर्थोगोनल है। हाँ, V1 V2 आपस में ऑर्थोगोनल जरूर है। हमने V3 निकालना है, दिस इज द प्रॉब्लम। V3 निकालना है विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ V1 V2, ये प्रॉब्लम है। V साहब जो है ये क्या है, ये रिजल्टेंट है किसके, OP के और V3 के। अब कुछ ये भी कंफ्यूज होते हैं जी कि ये V3 है तो फिर ये V3 कैसे हो गया। सेम रीजन, एज लॉन्ग एज डायरेक्शन इज सेम, लेंथ इज सेम, दोनों वेक्टर सेम हैं। ये V वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है OP का और V3 का, इसका मतलब उन दोनों के सम के बराबर है। V is the vector sum of its vector components, one vector component is OP which lies in the plane W और दूसरा है जी V3। तो V साहब हो गए OP प्लस V3, बिल्कुल इसी तरह पहले O से P पे जाएं फिर V3 को ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंचे, तो V साहब सीधा पहुंच जा रहे हैं वहां पे, और मैं छठा हुआ सीधा ही जाऊंगा जी। तो ये जो है आपके पास ये चीज बनती है। अब यहाँ से V3 निकालना है। अब वैसे बेशक अगली स्लाइड पे किया हुआ है, सारा मसला था कि अब OP क्या लिखा जाए। अब मैं पीछे नहीं जा सका, पीछे देख लीजिएगा, पीछे जो हालात थे ना OP के वो अलॉन्ग V1 थे, वो OP जो था V1 के लॉन्ग था, तो सिंपली हमने इसको लिखा था KV1। अब OP जो है उस प्लेन में है जो V1 V2 स्पैन कर रहे हैं, OP होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, OP होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। ये देखें, ये लिखा हुआ है V3 इज ऑर्थोगोनल टू बोथ V1 एंड V2, यहां से देख लें, ये V3 साहब है और ये V1 V2 के ऑर्थोगोनल है। V1 असल में आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है। OP जो है वो कहता है प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ V है इन W, ये ले जी, ये आपके पास V है। OP जो है वाकई V का कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है इन द प्लेन W। अब OP लाइज इन W है, यहाँ पे देख लें OP जो है W में लाई कर रहा है विच इज स्पैन्ड बाय V1 एंड V2, यानी कि एवरी वेक्टर इन W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। इसका मतलब है ये जो OP साहब हैं ये V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। ये देखने के लिए आगे चलते हैं। ये रहे जी, OP इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2। ये मैं दोबारा बता दूं क्योंकि V1 V2 W प्लेन में थे, W प्लेन स्पैन हो रहा था V1 V2 से, इसका मतलब W प्लेन में जो भी वेक्टर था दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। तो OP जो है ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा V1 V2, यानी OP हो जाएगा K1 V1 प्लस K2 V2। अब V जो था ये OP प्लस V3 था, ये आप पीछे से देख लीजिएगा पिछली स्लाइड से। V3 निकालना है, OP को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, बिल्कुल वैसे स्टेप हो रहे हैं। अब सिर्फ फर्क ये है कि OP को रिप्लेस करना है K1 V1 प्लस K2 V2, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आ रहा है तो इधर भी नेगेटिव आ रहा है। माइनस OP यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने K1 निकालना है और K2 निकालना है। अगर K1 निकलता है, K2 निकलता है तो ये आंसर आएगा, ये नीचे जो आंसर आएगा। अब वही टेक्निक है, K1 निकालना है तो V1 से इनर प्रोडक्ट ले लें, जो K1 के साथ वेक्टर है उससे इनर प्रोडक्ट लेना है। मेहरबानी करके डॉट प्रोडक्ट ना लीजिएगा, अब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं। तो V3 से इनर प्रोडक्ट लें, ये आ जाएगा, V से लें, ये आ जाएगा। इस तरह से ये K1 V1 से लें या माइनस K1 V1 से लें, तो यहाँ देख लें माइनस K1 कांस्टेंट है, वो तो इनर प्रोडक्ट से बाहर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास V1 इनर प्रोडक्ट V1। इधर लें तो यहाँ पे माइनस K2 आ जाएगा और V2 का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा V1 से। अब V1 V3 ऑर्थोगोनल थे, दिस इज 0। V1 V2 ऑर्थोगोनल थे, दिस इज 0। बच क्या गया, बच ये गया, ये जो आपके पास है इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 विद V1, ये आपके पास हो जाएगा नॉर्म V1 स्क्वायर। अब इसको उठा के बेशक आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा और K1 निकालने के लिए इस पे डिवाइड कर दें, यानी कि इस पे डिवाइड कर दें। तो ये देख लें, इसको उठा के इधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा। K1 निकालना है तो ये जो चीज है जो इसके बराबर है इस पे डिवाइड कर दें, तो इसके नीचे आ जाएगा V1 नॉर्म स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी एरो से शो हो रहा है, ये आ गया जी K1। अब दूसरी चीज, अब आपने निकालना है जी K2। K2 निकालना है तो जो साथ वाला वेक्टर V2 है उससे आप इनर प्रोडक्ट ले लें। लिखा हुआ है सिमिलर टू फाइंड K2 टेक द इनर प्रोडक्ट विद V2, टेक द इनर प्रोडक्ट विद V2। V2 का इनर प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा विच इज दिस वन, यहाँ पर आएगा विच इज दिस वन, यहाँ पर आएगा विच इज दिस वन, माइनस K1 बाहर निकाल लें क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट है, यहाँ पर आएगा विच इज दिस वन। अब V3 V2 आपस में ऑर्थोगोनल, दिस इज 0। V1 V2 ऑर्थोगोनल, ये 0।
और वही काम करें, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ये चीज बन जाएगी v2 नॉर्म स्क्वायर, ये इसके नीचे ले आए तो ये बन जाता है। ठीक हो गया। अब ये देख लें, ये तो सारी डिटेल की हुई है, एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं, यहाँ तो मैंने समझाने के लिए किया है, एग्जाम में आप इन स्टेप्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये यहाँ तक करके दिखा दें डिटेल में। फिर कह दें सिमिलरली वी कैन फाइंड k2 इज इक्वल टू दिस, कैसे लिखेंगे, जहां पे आपके पास v1 आ रहा है वहां पे v2 कर दें। रीजन, क्योंकि यहां पर आपने इनर प्रोडक्ट v1 से लिया था, यहाँ पे आपने v2 से लिया है। अब ये निकला जी k1, ये निकला जी k2। अब ध्यान से इस k1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये चीज आ जाएगी। इस आपके पास k2 को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये चीज आ जाएगी। फिर देख लें, ये चीज एज इट इज, v साहब एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये k1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, यही लिखी हुई है, यही k1 था ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड v1 डिवाइड बाय v1 नॉर्म स्क्वायर, जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया। k2 साहब ये पहाड़ नहीं है भाई, वो जो k2 पहाड़ है, ये आपके पास जो है कोएफिशिएंट है, ठीक है जी, ए वाला कोएफिशिएंट स्केलर। तो ये जो आपके पास k2 है, ये आपके पास निकला था इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v2 डिवाइड बाय नॉर्म v2 स्क्वायर, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आ जाएगा। तो अब ये देखने में लगता है जी कितना डरावना फॉर्मूला है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसको यूं पढ़ना है, v3 आपके पास आ रहा है v माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग v1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग v2। ठीक है, फिर सुन लें, इसको पढ़ना है आपने, v3 इज इक्वल टू v माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग v1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग v2। यानी कि पहले जो दो वेक्टर्स थे v1 v2, उनके अलोंग आपने v की प्रोजेक्शंस v में से माइनस किए हैं तो v3 आ गया, और ये सारा ड्राइव करके दिखाया है। यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्राम स्मिथ की बात नहीं की, लेकिन फिर भी इंडायरेक्टली आपको बता ही दी है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, और इसकी कंटिन्यूशन हम वैसे तो करेंगे मतलब है कि अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, लेकिन चलें जाने से पहले जैसे करते होते हैं एनी क्वेश्चंस, वो जरा फॉर्मेलिटी पूरी हो ही जाए तो चंगा है, की ख्याल है? चलो, एनी क्वेश्चंस? चलो, आवाज तो कोई नहीं आई, लेकिन चलें हुआ तो पूछ लीजिएगा। ये ले जी, हैप्पी एंडिंग हो गई, और इस तरह से आपका लेक्चर खत्म हो गया, ये 9 लेक्चर आपका खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 10 में। अल्लाह हाफिज।